करते हैं। और इस पूर्वावलोकन बुक से हम लोगों ने हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसको लेकर कुछ लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे। मैं आपको बता दूँ कि ये कोई टेस्ट सीरीज़ तो है नहीं। टेस्ट सीरीज़ हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हमें याद रखना है, क्योंकि इससे 70 से 80% क्वेश्चन बीपीएससी में बनते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन किस में नहीं होता ये आपको बताना है। ओके, पहला का क्या आंसर हो जाएगा? सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में D2O जो होता है उसमें क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी समस्थानिक टाइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। अगला है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की मापक है प्रकाश वर्ष। डिस्टेंस मापते हैं, जब खगोलीय दूरी ज़्यादा मापनी पड़ती है हमें तो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि एक लाइट एक साल में जितनी दूर चलती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। चौथा का ए आंसर हो जाएगा। और मनुष्य कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से नीचे को क्या बोलते हैं? सबसोनिक बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं कि घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ड क्रिस्टल किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, XiO2 का बना होता है घड़ी में प्रयोग होने वाला क्रिस्टल। अगला है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? फिर से आ गया, आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज में। हर्ट्ज का SI मात्रक आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसका संकेत HZ से होता है। विद्युत शक्ति मापी जाती है किस में? विद्युत शक्ति की बात कर रहा है, बताओ किस में मापी जाती है? 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D, वॉट में मापी जाती है। P बराबर यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य कितना देर हुआ है और बटा समय। इससे फॉर्मूला से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? स्पेक्ट्रम होती है एक पूरा का पूरा, जिस पर आता है सबसे पहले गामा, फिर एक्स आता है, फिर UV होता है अल्ट्रा वायलेट, फिर विजुअल आता है, फिर इंफ्रारेड आता है, उसके बाद से क्या आता है? रेडियो वेव आ जाता है। इसी तरह से बीच में एक शायद और मिक्स हो रहा है, यहाँ पर एक और आता है जो मैं शायद छोड़ रहा हूँ। ओके, तो ये विजिबल का पूछा है आपसे। ओके, विजिबल कहाँ से शुरू होता है? तो अल्ट्रा वायलेट है ना, तो वायलेट से शुरू होगा और रेड पर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये कितना होता है? मनुष्य जो देख सकता है उसका स्पेक्ट्रम होता है 2900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक विजुअल लाइट का तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? गामा सबसे पहले आता है और सबसे अंत में रेडियो वेव क्या आता है? माइक्रोवेव आता है। ओके, 9 नंबर पर चलते हैं। सौर विकिरण निम्न से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर के परास में सौर विकिरण देखा जा सकता है। ओके, NCERT के पुस्तक के हिसाब से दिया है इसने। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। हाइग्रो जिसमें आ जाता है उसमें पानी की जरूर संभावना हो जाती है। ओके, बी आंसर हो जाएगा। दाब की इकाई क्या होती है बताओ? दाब जो होता है उसकी इकाई पूछा है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर या न्यूटन क्या होता है? तो दाब का इकाई होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर। 1 मीटर पर कितना ज़्यादा बल लग रहा है इसी को तो दाब बोलते हैं। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा क्षेत्र में किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य भाषा में पास्कल भी कहते हैं, इसको जरूर याद रखना। दाब का मात्रक क्या होता है? इसमें से आंसर ई दे दिया है, दाब का ऊपर ही था आंसर। इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ पर दिया तो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन था। 13 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशि पता होगा, बल, दाब, त्वरण और वेग। तो क्या हो जाएगा 13 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, दाब। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों चाहिए होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों चाहिए होता है, उसको सदिश राशियां कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग इत्यादि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, उनको क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल और दूरी, इनको अदिश राशि कहा जाता है। निम्नलिखित में किसी राशि का मात्रक नहीं है। किस राशि का मात्रक नहीं है? हो जाएगा विकृति।
विकृति। किसी वस्तु के विमा में आया परिवर्तन, यानी कि जो कोई भी वस्तु है उसका जो आकार है, इसमें जब कोई परिवर्तन आए तो उसको विकृति ही कहलाता है ना। विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक होता है, तो सबसे पहले वेब्योर लिख लो, सबसे अंत में आर आ जाता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे करेक्ट आंसर है बी, लाल का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, बैगनी का कम होगा। समझ रहे हो ना। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या होता है? साबुन के जो झाग बनते हैं, जो उसमें देखोगे गोले बनते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं आपको चमकते हुए सूर्य की रोशनी में। ओके, तो इसका कारण पूछा है तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस जिसको कहा जाता है। साइंस पढ़ा होगा आप लोगों ने। दिन में पानी पर साबुन के फिल्म प्रकाश किरणें व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों में सुंदर दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो घटना चक्र की साइंस की पूरी एमसीक्यू की बुक आती है, उससे फिजिक्स और बायोलॉजी इस चैनल पर कंप्लीट है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। पुराना वीडियो है, जब मैं शुरू में वीडियो बनाना शुरू ही किया था उसी समय मैंने अपलोड किया था। आवाज़ के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको उसमें। ओके, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसका हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, धनावेशित। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं इन दोनों को। और प्रोटॉन धनात्मक आवेशात्मक मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब जो एक कोई पॉजिटिव है और एक पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके कारण न्यूक्लियस क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.62 × 10⁻27 होता है। और इनकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैसे कपूर है, कपूर का सीधे गैस बन जाता है, आप अगर इसको रख दोगे तो गायब हो जाएगा कुछ दिनों बाद। ये क्या कहलाता है? इसको ऊर्ध्वापतन कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। इसमें पता है क्या होता है? थोड़े देर के लिए वो लिक्विड जरूर बनता है, लेकिन इतना कम समय के लिए वो लिक्विड बनता है ना कि इसको नेग्लेक्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं कि डायरेक्ट ठोस से क्या बन गया? गैस बन गया। 19 नंबर है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, एक साथ रह सकती हैं। 2022 का क्वेश्चन है पीटी का, बताओ किस किस ने सही किया था? इसका आंसर क्या होगा? त्रिक बिंदु कहलाती है वो, त्रिक बिंदु कहलाता है, उनको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ रहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें ए अवशोषित कण है, अब आवेशित कण है, सॉरी आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं। और डी दिया है क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो आवेशित होती हैं, उन पर चार्ज होता है कॉस्मिक किरणों पर। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जी फॉर क्या है? पार्ले जी है क्या या गांधी जी? जी फॉर जनरेशन है। जैसे अभी 5G आ रहा है, 5th जनरेशन का आ रहा है। किसका? 5th जनरेशन। 2G था 2nd जनरेशन, 3G तीसरा जनरेशन। रडार का आविष्कार कौन था? ये तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन। गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, पॉजिट्रॉन, मोसॉन्स। बताओ गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है? हिग्स बोसोन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में किया गया था। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल का उपनाम दिया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स, बेल्जियम के डब्ल्यू एंगटन को वर्ष 2013 के भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सर CB रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। ओके, और ये देख लो भारत से जिन जिनको मिला है, भारतीय हैं इसमें से मैक्सिमम। और मूल रूप से कई बार इन लोगों ने देश छोड़ दिया था तब जाके इनको मिला, जैसे हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए वगैरह वगैरह। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गैलीलियो ने खोज की थी। फिर गैलीलियो को पता ही है क्या दशा हुआ था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो रदर ब्रदर्स ने किया था, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। गैलीलियो को जहर दे दिया गया था, पता होगा आप लोगों को। अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1/1000 मिलीमीटर के, mm के। ओके, 10⁻³ mm होता है ना 1 माइक्रोन बराबर।
तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये फार्मूला होता है इसका C/5 क्या होता है इसका, F/9 = C/5 + 32, ऐसे ही करते होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला पुट किया हुआ है, जो F बराबर क्या निकालेंगे, 9/5 C + 32। अब इसमें C का मान यहाँ रख दो, F का मान रख दो, दोनों में से किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 40 डिग्री C पूछा है यहाँ पर, तो उसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ओके, आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना, या तो ये फ़ारेनहाइट का ही याद रखना, 9/5 C + 32। ओके, आगे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किस में होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जैसे किसी का मिश्रण होता है ना, दो या विभिन्न पदार्थों का मिश्रण जो होता है उनको अलग अलग करने के लिए अलग अलग तकनीक होती है। जैसे आसवन विधि होता है या और भी तकनीकें होती हैं, तो उसी में क्रोमेटोग्राफी उसको कहा जाता है। लोलक की काल विधि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? तो लंबाई के ऊपर। लोलक का लंबाई कितना है, इस पर उसका डिपेंड करता है टाइम पीरियड। ओके, T बराबर 2π L/g। पाई और जी तो कांस्टेंट रहते हैं, जो L होता है वही बदलता रहता है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है, सेकंड लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, वही तो होता है फोर्स। ओके, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर mv - mu/t होगा। तो f बराबर m × v - u/t हो जाएगा, इसलिए f बराबर ma हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। त्वरण ज्ञात करने का सबसे सही फार्मूला क्या है? तो a बराबर v - u/t इसका सबसे सही फार्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? फिर से आपको क्या पूछा है? स्केलर क्वांटिटी पूछा है आपसे। विस्थापन, वेग, आयतन और बल। तो आयतन के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण का चाहिए केवल। आयतन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किस डायरेक्शन में आयतन लग रहा है। ओके, लेकिन विस्थापन जो होता है उसका डायरेक्शन होता है, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि बनती है? इससे कौन सी बनती है? द्रव्यमान बनती है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग m भी होगा। संवेग का वेग का अनुपात क्या हो जाए? mv/v बराबर m। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? अब ये तो पता होगा ना, 1000 मीटर होता है। कहीं पर कोई एरर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये आंसर नहीं, ये होना चाहिए था। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? ये तो याद रखने वाला होता है। 10⁻⁻12 को क्या कहते हैं? पिकोग्राम कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। आप एक लिफ्ट में खड़े हों, लिफ्ट के फर्श पर आपका भार द्वारा लग रहा बल कैसा होगा, ये पूछा है आपसे। लिफ्ट के 9.n मीटर स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय 0 होगा, या त्वरण से नीचे जाते समय 0 होगा। लिफ्ट के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय 0 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। लिफ्ट के 9.8, ये जी की वैल्यू दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगाया गया बल 0 होगा। खुद ही देखा, और अब लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हो तो आपको हल्का महसूस होता है ना, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 38 है कि यदि पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो पंखा सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा। निर्वात है पहली बात तो ये याद रखना, वैक्यूम है ये। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीनों एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगे। किसी का वेट कुछ भी हो, अगर निर्वात में तीनों गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगे। अगला है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग पूछा है आपसे, तिरछी, अनुदैर्घ्य, ध्रुवीकृत, विद्युत चुंबकीय। तो 39 का आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के क्या था लिखा हुआ है?
के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम जो होता है, ठोस, द्रव, गैस, वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। जो कण होते हैं ना, कण के कंपन से वायु जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। कोई कण नहीं जाता है, कण के तरंग जाते हैं। ओके, कण वाइब्रेट करती हैं अपनी जगह पर, तब जाके ध्वनि तरंग बनती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? रेत है और उसमें नेप्थलीन का मिश्रण है। नेप्थलीन की गोली देखी होगी। इसको किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापतन के द्वारा। जो नेप्थलीन है वो तो खुद ही ऊर्ध्वापतित हो जाता है, पता ही है आपको। ऊर्ध्वापतन का गुण प्रदर्शित करता है नेप्थलीन, यानी कि वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति इकाई वॉट होती है। 41 का डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर, विभवांतर, एमीटर, विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। तो किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का नहीं होता। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार को मापने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर, रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, ओम मीटर होता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो देखो इसमें क्या होता है ना, इनपुट क्या जा रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है कि इनपुट देखो क्या जा रहा है। तो टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने पर हम क्या इनपुट से क्या दे रहे हैं? बिजली दे के हम क्या कर रहे हैं? हम घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे? डायनेमो को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक इकाई ही होगा। यहाँ पर देख लो, यूनिट बराबर क्या होता है? 100 वाट का बल्ब था तो 100 10 घंटे जला है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 वाट प्रति घंटा, यानी कि 1 यूनिट के बराबर होता है, ये 1 इकाई हो जाएगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम हो, दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? ये पूछा है आपसे। इसका आंसर दिया है 4.70 किलो ओम दिया है। 66वीं बीपीएससी में पूछा था। इसका यहाँ पर देख लेते हैं, सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर ये समानांतर सीरीज का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, और सीक्वेंस सीरीज वाला क्या होता है? r1 प्लस r2 होता है। ओके, ये तो पता होगा। तो वही वहाँ पर निकाल के जब सॉल्व किया है हमने तो क्या आया है? r बराबर, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4.70 किलो ओम आता है। आप निश्चिंत से कर लेना, PDF में आपको मिल जाएगा। एक 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। विद्युत अपघट्य का काम कौन करता है? अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल की बात कर रहा है, ड्राई सेल जो होता है उसकी बात कर रहा है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। कैथोड के माइनस के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड को। ओके, अब विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, इन दोनों का नाम जरूर याद रखना। शुष्क सेल, ड्राई सेल की बात कर रहा है ये। डायनेमो क्या करता है बताओ? अभी ऊपर भी आया था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब जाके विद्युत मोटर क्या करता है? या तो पंखा चलाता है, या पानी भरने का काम करता है, या गीजर क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर चला सकता है, ग्राइंडर चला सकता है। सब में विद्युत मोटर ही लगा होता है। तो इसमें क्या देते हैं? इसमें हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं हम विद्युत ऊर्जा, और बदलता किस में है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है, एम्पियर मीटर जिसको कहते हैं। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर ही होगा आंसर इसका। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, पता ही है आपको। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो कभी प्रिज्म ले आना खरीद के दुकान पर से, पेपर वेट का भी काम करता है कम से कम। इस प्रिज्म से होगा किसी भी लाइट का गुजारना सूर्य की किरण को, तो 7 रंगों में बट जाती है। इसी को प्रिज्म से इसको बांट सकते हैं हम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक प्रिज्म से रंग को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर हो और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी न्यूमेरिकल में, कभी कभार ही पूछता है, कभी घूम जाता है तो पूछ लेता है। तो फोकस F बराबर होता है 1 लेंस की क्षमता। इसको डायोप्टर में मापते हैं ना, लेंस की क्षमता को हमेशा डायोप्टर में मापते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, 0.5 या 50 सेंटीमीटर के करीब में हो जाएगा। ओके,
0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर के करीब में इसकी क्षमता होगी, फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी निकाला है ना हमने। और लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? तो हमेशा डायोप्टर में मापते हैं, याद रखना। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा संकेत किसी तरफ करती है? उत्तर की तरफ। किसी भी चुंबक को लटकाओगे तो उत्तर दक्षिण की तरफ वो झूलने लग जाएगा घूम के। 54 नंबर पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा करते हैं? तो बी तंतु को गर्म करके, तंतु जो होता है फिलामेंट, उसको गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था? किसके लिए मिला था बताओ? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था क्या? E बराबर mc²? नहीं। किसके लिए मिला था? उसको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाने के लिए, कि प्रकाश का डुअल नेचर होता है। प्रकाश पार्टिकल के रूप में भी काम करती है, प्रकाश वेव के रूप में भी काम करती है, यही बताया था उसने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 55 का। 56 है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसकी मदद से आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अब ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, यूरेनियम पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको कहा जाता है, वो यूरेनियम का ही यूज़ किया जाता है उसमें। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे भाई? तो संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कंप्रेस्ड गैस को छोड़कर। कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। जैसे कभी देखा होगा आपने, टायर का जो टायर में जो लगा होता है, ट्रक के टायरों में बल्ब लगा होता है, उससे अगर आप हवा निकालना शुरू करोगे तो वहाँ पर ठंडा हो जाता है। कभी कभी तो बर्फ़ तक जम जाती है उसके मुंह के आसपास। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन का, शीशा का? टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है वो। फ्यूज़ जो होता है ना, फ्यूज़ की क्या खासियत होती है? फ्यूज़ की खासियत ये होती है कि उसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है ना, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के दौरान, ओवरलोड के दौरान वो टूट जाता है। निम्न से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक पूछा है आपसे, तो पारा हो जाएगा। पारा एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी पिघला हुआ अवस्था में रहता है। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक क्या होता है? उसमें क्या होती है? शून्य पारगम्यता होती है, यानी कि रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है अतिचालक में। अतिचालक सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है, शून्य पारगम्यता होती है। ओके, ये पूरा इसके बारे में डिटेल दिया है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है, गर्म करोगे तो इसके प्रतिरोध का क्या होगा? इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और चालकता बढ़ जाएगी, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। 61 का बी होना चाहिए आंसर। 61 का बी दिया है, यानी कि गर्म करने पर कोई सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी। इसका उदाहरण है जो सिलिकॉन होता है वो। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा कुछ चालक होता है, कंडक्टर अच्छा होता है हीट का लोहा। एक पंखा गर्मी में मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है, बताओ क्यों? पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। पंखा में कोई थोड़ी कुछ लगा हुआ है, ये क्या करता है ना, ये हमारे पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। 63 का क्या आंसर होना चाहिए? डी होना चाहिए। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, इसीलिए पंखा चलाने से ठंडक महसूस होती है। कभी बंद करना, 10 मिनट बाद फिर चलाना, पता चलेगा। कुत्ता जो जीभ निकाल के हाँफता है, ये जानवर जो गर्मी में जीभ निकाल के बैठे रहते हैं, इसी कारण से। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दोगे तो क्या होगा? अंततः कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? उसमें जो लगा होता है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है और इसलिए गर्म हो जाता है। इसमें लगा होता है, देखो मैं उस यंत्र का नाम भूल रहा हूँ, वो क्या करता है ना, जब रेफ्रिजरेटर खुला रहता है तो उसको और ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा? हीट और जनरेट होने लग जाता है रूम में। मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अगला है 65 नंबर। यदि रेफ्रिजरेटर, यही फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या होगा? इसका कमरे का तापमान बढ़ जाता है, कमरा गर्म हो जाएगा। कभी ऐसा मत करना कि फ्रिज खोल के आज सो जाते हैं नीचे, है ना। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी का अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के समान कोटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 66 का। सबसे गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? इसमें से सी है गलत। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत दिया हुआ है।
क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहते हैं, रेशम नहीं। रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, रेशम। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसके बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। पता चल गया होगा मैंने किसको बोला। 68 है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक सब कुछ बदल जाता है। ओके, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछता है, इसलिए ज़रूर याद रखना। पढ़ने में कम काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का होता है? अभी जो तुम चश्मा लगा के देख रहे हो, बताओ किस लेंस का है? तो उत्तल होता है। वो कौन सा है? वो उत्तल लेंस है जो तुमने आँख पर लगाया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 70 है कि दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? अवतल दर्पण होता है वो, जिसमें अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। कॉनकेव मिरर कहते हैं उसको। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड। विषुवत पर ध्वनि का वेग अलग होता है और ध्रुव पर भी ध्वनि का वेग अलग होता है। जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा, जहाँ एयर प्रेशर कम होगा वहाँ ध्वनि का वेग कम होगा। माध्यम जितना डेंस होगा वहाँ पर ध्वनि का वेग उतना अधिक होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है किस प्रकार की होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। आकाश नीला दिखता है क्यों? लघु तरंग और दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। स्कैटर्ड अधिक होती है लघु तरंगों की, इसीलिए वो नीला दिखता है। 73 का बी हो जाएगा आंसर। 74 है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन से समझा जा सकता है तारों के टिमटिमाने को। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदल जाती है उसकी। ओके, 75 नंबर पर चलते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सी पर पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी की बात कर रहा है। 4 डिग्री सी पर पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? फिर से वही फार्मूला आपको लगाना है। कौन सा? तो वो जो ऊपर आया था F बराबर 5/c/9 करके था ना। अब मैं वो फार्मूला बार बार भूल जाता हूँ। 76 का आंसर बी दिया, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ पर फार्मूला है F बराबर 9/5c + 32। ओके, इसमें जब आप रखोगे तो आपको आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलस्तर नहीं बदल जाएगा, क्योंकि देखो एक बीकर है, इसमें एक पानी रखा हुआ है, इसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। वो उतना ही पानी था उसमें जितना बीकर में होना चाहिए था। तो जब ये बर्फ़ पिघल जाएगा तो भी उतना ही रहेगा। समझ रहे हो ना? बर्फ़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है भाई, इसलिए वो सुकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब वो पिघलता है तो फिर वो पूरे बीकर के साइज़ में आ जाएगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर वही रहता है। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होता है इसलिए उस पर बर्फ़ तैर रहा होता है। पहली बात तो यही। तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है ना, मैंने उल्टा बोल दिया था कि बर्फ़ का डेंसिटी एक्चुअली में लो होता है, इसलिए वो तैर रहा होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, बर्फ़ उस पर तैर रहा होता है। बर्फ़ के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल का आयतन होता है वो उस बीकर के आयतन के बराबर ही तो होगा ना, तो इसीलिए बर्फ़ उस पर तैर रहा होता है। ये 67वीं BPSC में पूछा था क्वेश्चन। इसका ये भी पूछ सकता है कि बोतल है जिसमें पूरा बर्फ़ जम गया है ना, पूरा बिल्कुल टाइट हो गया है, तो जब इस पानी बोतल में बर्फ़ ठंडा होगा तो क्या ये पानी बाहर आ जाएगा इस बोतल से? तो उस समय भी यही आंसर होता है कि कुछ भी नहीं होगा, जल स्तर वही बना हुआ रहता है। ओके, अगला है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का एक ही कारण होता है, पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन कहा जाता है, वही होता है। ओके, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, विस्कोसिटी की बात कर रहा है तो शहद की। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, मन ही मन में सोच सकते हो। मैंने चारों चीज़ को गिराया, जल को, वायु को, शहद को, खून को। तो सबसे तेज़ी से कौन फैल जाएगा? तो सबसे तेज़ी से जो फैल जाएगा उसकी श्यानता सबसे कम होती है। विस्कोसिटी शहद की सबसे ज़्यादा होगी। शहद को गिराओगे तो वहीं का वहीं रहता है। ओके, अगर अच्छा शहद होगा तो। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो चंद्रमा के प्रभाव से आती हैं। आपने पढ़ा होगा जो हाई टाइड्स आती हैं चंद्रमा के प्रभाव से, उन्हीं के कारण आती है।
81 है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका आंसर यही होगा, भार उसका बदल जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा उसका। ओके, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, ये 67वें यूपीएससी का क्वेश्चन है। और यूपीएससी का भी पिछले साल का 2021 का पेपर का क्वेश्चन है, बताओ क्यों। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका 82 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यही कारण रीजन होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि सौर ऊर्जा निम्न से किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है। क्या क्वेश्चन था सुंदर ये। सूर्य पर ऊर्जा का नियम होता है, निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है निर्माण। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में होता है, नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में होता है, और हाइड्रोजन का ही और हीलियम का ही मेन काम होता है सूर्य पर, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य पर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वह दीर्घतम होता है कहाँ पर, तो प्लूटो पर। प्लूटो को सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में, सबसे दूर स्थित है वो, इसीलिए वहाँ पर वर्ष सबसे बड़ा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्लूटो पर। 248 पृथ्वी का वर्ष बराबर वहाँ पर एक वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो लाइट के वेग के बराबर ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.5 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो लगभग में 8 मिनट होना चाहिए था, लेकिन ई ऑप्शन दिया है तो ई मारना, क्योंकि 8.5 मिनट होता है। सौरमंडल का यहाँ पर देखो 8 मिनट 19 सेकंड होता है लगभग में, 499 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड लगभग में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पता ही है। सबसे छोटा बुध ग्रह है। निम्न से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो फास्ट कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, जावा, C++, ये सब किसकी भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। निम्न से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो हमेशा टंगस्टन का यूज किया जाता है। आपके जो घर में बल्ब लगा होगा उसमें टंगस्टन का तार रहता है वो बीच में, इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है टंगस्टन के तार का, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। आपसे अगली बार पूछेगा कि फिलामेंट का क्या विशेषता होती है, तो इसकी गलनांक ज़्यादा होती है। 93 नंबर पर चलते हैं। आज 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्न से कौन सा धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो जर्मेनियम मारना यहाँ पर। ओके, बाकी चांदी तो कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट और तांबा भी। ओके, ग्रेफाइट कंडक्टर नहीं होता, ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है और तांबा भी कंडक्टर होता है, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में हो लगा होता है, पेंसिल को कभी दोनों तरफ से बैटरी से जोड़ना, बड़े बैटरी से देखना जल जाएगा वो। परमाणु नाभिक का अवयव क्या क्या है, तो ये तो सबको पता होगा यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक की बात कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है आपको। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखें क्या, इसका आंसर दिया है ए, यानी कि नाभिक में के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो यही इसका गलत है, इसका ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, एक कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु प्रोटॉन धनावेशित कण एवं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर के कक्षाओं में होते हैं, इसलिए बी, सी, डी कथन सही है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा ही है जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, अभी मैंने बोला था, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम का होता है, हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अभी मैंने बताया, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, और वो परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। 99 में वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो वायु में रेडॉन नहीं होती है। ओके, अन्य सारी पाई जाती हैं, अक्रिय गैस जिनको कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, चलो 102 तक कर लेंगे, उसके बाद अगले क्लास में रसायन विज्ञान से करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बिल का खपत किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये केवल वॉट के मापन पर आधारित होता है, और किसी चीज़ को बिजली के बिल में नहीं नापते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, हेवी मेटल की बात कर रहा है, तो यूरेनियम को भारी धातु आती है, इसकी परमाणु संख्या 92 है, परमाणु भार 238 है।
इनसैट 2A उपग्रह को कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ओके, ये 92 ईस्वी का ही क्वेश्चन है। तो आज हमने 102 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगले MCQ वीडियो से हम लोग रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, जो भी फीडबैक हो, अच्छा बुरा जो भी हो लिख देना यार। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।